5204 मेगावाट से ज्यादा बिजली तैयार हो रही है। सबसे ज्यादा पवन और सौर ऊर्जा से बिजली तैयार की जा रही है, जिसमें पवन ऊर्जा से 2519.90 मेगावाट, सौर ऊर्जा से 2463.28 मेगावाट और बायोगैस से 122.78 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। सरकार 5 वर्ष के अंदर 10,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा से बिजली तैयार करने के संबंध में कार्य योजना तैयार कर रही है। अक्षय ऊर्जा से बिजली तैयार करने के मामले में मध्य प्रदेश देश में 9वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कर्नाटक है, जहां करीब 15,000 मेगावाट बिजली तैयार होती है। मध्य प्रदेश में 2 वर्ष के अंदर सोलर और पवन ऊर्जा की 4 बड़ी परियोजनाएं लगाई जाएंगी। पवन परियोजनाओं का सबसे बड़ा हब चंबल संभाग बनेगा। यहां करीब 1,000 मेगावाट बिजली तैयार करने के संयंत्र लगाए जाएंगे। छतरपुर में 950 मेगावाट का सोलर संयंत्र लगाया जाएगा। इसमें 550 मेगावाट का संयंत्र एनटीपीसी लगाएगा। मुरैना जिले में 1400 मेगावाट का सोलर प्लांट और विंड एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा। ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र लगाने की तैयारी शुरू की गई है। राज्य सरकार सोलर बिजली स्टोरेज पर भी काम करने की पहल शुरू कर रही है। छतरपुर जिले में बनने वाले 950 मेगावाट के सोलर बिजली संयंत्र में 400 मेगावाट बिजली स्टोर के लिए पावर हाउस तैयार किया जाएगा। जिन राज्यों में पावर स्टोरेज पर अच्छा काम हुआ है, वहां पर ऊर्जा विभाग के अधिकारी अध्ययन करने जाएंगे। बड़े पैमाने पर सोलर बिजली कैसे स्टोर की जा सकती है, प्रति मेगावाट बिजली स्टोर के लिए कितने रुपए खर्च होंगे, अगर कम खर्च में ज्यादा लाभ मिलेगा तो बड़े पैमाने पर बिजली स्टोरेज का काम किया जाएगा। सरकार पीपीपी मॉडल पर बिजली स्टोरेज क्षमता का काम करवाएगी। सरकार अक्षय ऊर्जा के जरिए ताप और जल विद्युत परियोजनाओं पर आश्रित नहीं रहना चाहती है। राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए नए नए प्लांट खोले जा रहे हैं। न केवल सोलर के क्षेत्र में किया जा रहा है, बल्कि पवन ऊर्जा के जो संयंत्र है उसको स्थापना करने के लिए भी राज्य सरकार एक्शन प्लान तैयार कर रही है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर ऊर्जा के साथ ही पवन ऊर्जा संयंत्रों को भी बढ़ावा देने का सरकार एक्शन प्लान बनाने के साथ ही इसको मूर्त रूप देने के लिए योजनाओं पर काम शुरू कर चुकी है। राज्य सरकार ने पवन ऊर्जा संयंत्रों को लगाने जो एक्शन प्लान बनाया है उसमें बिजली स्टोरेज की भी बात कही गई है। सरकार का प्रयास दिन में सौर ऊर्जा से और रात में तथा बारिश के समय पवन संयंत्रों से पर्याप्त बिजली मुहैया करवाने का प्लान तैयार किया है। अक्षय ऊर्जा से बिजली तैयार करने के मामले में मध्य प्रदेश देश में 9वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश प्रयास कर रहा है कि मध्य प्रदेश का अक्षय ऊर्जा तैयार करने में, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के मामले में 9वें स्थान से ऊपर स्थान आए और वो ज्यादा से ज्यादा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर सके। अक्षय ऊर्जा का जो उत्पादन है उसमें पहले स्थान पर देश में कर्नाटक का है। कर्नाटक में अक्षय ऊर्जा में जो है करीब 15,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। देश में पहले नंबर पर कर्नाटक है। कर्नाटक ने इस काम में पहले से ही काफी कुछ काम कर रखा है। मध्य प्रदेश में 2 वर्ष में सोलर और पवन ऊर्जा की 4 बड़ी परियोजनाएं लगाई जाएंगी। पवन परियोजना का सबसे बड़ा हब चंबल संभाग बनने जा रहा है। वहां पर पवन परियोजना का काम शुरू हो गया है और प्रदेश का सबसे बड़ा पवन संयंत्र का जो हब है वो चंबल संभाग बनेगा। चंबल संभाग में करीब पवन ऊर्जा से 1,000 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी। छतरपुर में 950 मेगावाट के सोलर बिजली संयंत्र में 400 मेगावाट बिजली को स्टोर करने के लिए पावर हाउस का निर्माण किया जाएगा। देश के जिन राज्यों में पावर स्टोरेज पर अच्छा काम हुआ है वहां अधिकारी जाएंगे और अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से पावर स्टोरेज किया जा सकता है, किस तरह से कम पैसे लगाकर ज्यादा से ज्यादा बिजली को स्टोर करके रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली स्टोरेज का काम किया जाएगा। इसके काम शुरू हो गए हैं। सरकार पीपीपी मॉडल पर बिजली स्टोरेज की जो है क्षमता का काम करवाएगी। सरकार अक्षय ऊर्जा के जरिए ताप और जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं
उस पर आश्रित नहीं रहना चाहती, क्योंकि ताप और जल विद्युत परियोजनाओं की बिजली महंगी पड़ रही है और कोयले के कारण वैसे ही संकट खड़ा हो रहा है। कोयले की कमी अक्सर बनी रहती है। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 3 बड़े विभागों को इस बार त्रैमासिक बजट में ज्यादा राशि खर्च करने की छूट दी है। वित्त विभाग ने लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की विशेष मासिक खर्च की सीमा बढ़ा दी है। यह विभाग इस त्रैमासिक में हर महीने 1500 करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे। दरअसल वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत कार्यों के खर्च के वास्ते त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत विशेष खर्च की सीमा में संशोधन करते हुए 3 विभागों की विशेष मासिक खर्च की सीमा का नए सिरे से निर्धारण किया है। लोक निर्माण विभाग को जनवरी में सर्वाधिक 600 करोड़ रुपए के खर्च की अनुमति दी गई है। इस राशि से लोक निर्माण विभाग प्रदेश में खराब सड़कों की मरम्मत और नए भवनों के निर्माण करा सकेगा। कई क्षेत्रों में नई सड़कें भी बनवाई जा रही हैं। यह सब काम अब जो राशि मिली है इससे हो सकेंगे। इधर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को 400 करोड़ रुपए और जल संसाधन विभाग को 500 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति वित्त विभाग ने दी है। इस राशि से यह विभाग पूंजीगत काम करा सकेंगे। बांध, नहरों के निर्माण और अन्य काम पर इन विभागों को राशि खर्च करने की छूट दी गई है। पुराने बांधों की मरम्मत और नए जलाशयों के निर्माण के साथ ही संधारण के काम भी कराए जा सकेंगे। इधर एक और आदेश में वित्त विभाग की ढिलाई के बाद अब राज्य सरकार के सभी सरकारी महकमे अपनी मर्जी से एयर कंडीशनर खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें अभी तक वित्त विभाग से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें वित्त विभाग से ऐसी कोई अनुमति नहीं लेना होगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल वित्त विभाग ने अभी तक सभी विभागों को एयर कंडीशनर खरीदने के लिए पहले वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने की अनिवार्यता लागू की थी कि जो प्रस्ताव भेजें और प्रस्ताव भेजने के बाद वो मंजूरी लें, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। यही कारण है कि वित्त विभाग ने इसमें तब्दीली कर दी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 3 बड़े विभागों को त्रैमासिक बजट में ज्यादा राशि खर्च करने की छूट दी है। वित्त विभाग ने पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी और एनवीडीए की विशेष मासिक आय की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया है। अब ये तीनों विभाग ज्यादा राशि खर्च कर सकेंगे। इस त्रैमासिक में हर महीने 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी और एनवीडीए को छूट दी गई है। लोक निर्माण विभाग को जनवरी में सर्वाधिक 600 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की छूट मिल गई है। अब वो सड़कों के निर्माण के साथ ही और दूसरे काम भी आसानी से करा सकेंगे। इसी तरह नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को 400 करोड़ की राशि इस महीने में खर्च करने की छूट दी गई है। जल संसाधन विभाग इस राशि से बांधों की न केवल मरम्मत करा सकेगा बल्कि नहरों का भी सुधार के काम कराए जा सकेंगे। जल संसाधन विभाग को 500 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है। वित्त विभाग की छूट अब सभी सरकारी महकमों में एयर कंडीशनर पर भी लागू हो गई है। इसके लिए वित्त विभाग ने आदेश भेज दिए हैं। अभी तक एयर कंडीशनर जैसी चीज को भी खरीदने के लिए विभागों को वित्त विभाग का मुंह ताकना पड़ता था, उनकी अनुमति का इंतजार करना पड़ता था। जब वित्त विभाग मंजूरी देते थे तभी विभाग एयर कंडीशनर खरीद सकते थे, लेकिन अब वित्त विभाग ने इससे अपना प्रतिबंध हटा लिया है। अब वित्त विभाग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अब विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से एयर कंडीशनर खरीद सकेंगे। अभी तक एयर कंडीशनर के लिए मंजूरी लेने में विभागों को काफी समय लग जाता था। इस वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक आईएएस अफसर से राज्य सरकार ने महीने भर पहले कलेक्टरी छीनी थी। अब उनकी पदस्थापना मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर हुई है।
जिसने कलेक्ट्री की सुख सुविधाएं भोगी हों, उसे डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर मिलने वाली नाम मात्र की सुविधाओं में कैसे मजा आएगा। इसलिए डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर अपनी पोस्टिंग को ये साहब बड़े बाबू की पोस्टिंग मान रहे हैं। इन महाशय से जिस जिले की कलेक्ट्री छीनी गई थी, वहां कलेक्टर का बंगला महीने भर बाद भी इन महाशय ने खाली नहीं किया। इन महाशय को उम्मीद है कि उनकी तिकड़मबाजी से उन्हें फिर कलेक्ट्री जल्दी मिल जाएगी। इसी वजह से ये महाशय कलेक्टर के बंगले पर इतने समय बाद भी कब्जा करे बैठे हैं। हाल ये है कि उस जिले के नए कलेक्टर को बंगला नहीं मिलने से अपना ठिकाना सर्किट हाउस को बनाना पड़ा। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बात किस आईएएस अफसर की हो रही है। फिर भी दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि बात बुंदेलखंड के एक बड़े जिले की हो रही है और बुंदेलखंड से पहले ये आईएएस नर्मदा किनारे के एक जिले की कलेक्ट्री कर रहे थे। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड।